हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार आपके लिए एक से बढ़कर एक रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इस तरह की ही एक कहानी हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, बांसुरी वाला। चंद्रलेखा आज पूरे 12 बरस के बाद अपने घर वापस आ रही थी। वो इस वक्त 17 बरस की थी। जब वो छोटी थी तब उसके गांव में चोर डाकुओं का बहुत प्रकोप रहता था। इस कारण उसके माँ बाप ने उसे उसके नाना नानी के गांव भेज दिया। उसके गांव में चोर डाकुओं का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि वो गांव के किसी भी इंसान के यहाँ से छोटे बच्चों को उठा ले जाते थे। अपने बच्चों को बचाने के लिए ही चंद्रलेखा के माँ बाप ने उसे उसके नाना नानी के यहाँ भेज दिया था। चंद्रलेखा के पिता एक बड़े साहूकार थे। चंद्रलेखा सुबह अपने नाना नानी के घर से चली थी और शाम तक अपने माँ बाप के घर पहुँच गई। उसकी माँ तो उससे बीच बीच में मिलने आती जाती रहती थी, पर उसके पिता से उसका मिलना कम ही हो पाता था। वो अपने काम में अधिकतर व्यस्त ही रहते थे। उसका गांव पहले से काफ़ी बदल गया था। आसपास के घर, आसपास के लोग और उसकी सहेलियाँ वो भी उसकी तरह बड़ी हो गई थी और पहली बार देखने पर पहचानने में नहीं आ रही थी। उसकी सबसे प्रिय सहेली, जिसका नाम रूपमती था, वो उससे सबसे पहले मिलने आई। अरे चंद्रलेखा, तू कितनी सुंदर लग रही है, कितनी बड़ी हो गई है तू। हाँ रे, तू भी तो इतनी बड़ी हो गई है, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई। हाँ वो तो है, वक्त ही इतना बीत गया है। पर जानती हो, हमारे गांव में अभी भी चोर डाकुओं का प्रकोप कम नहीं हुआ है। आज भी वो कभी कभी बच्चों को या फिर लड़कियों को उठा ले जाते हैं। इसीलिए हम तो शाम को बाजार नहीं जाते, घर के बड़े लोग ही बाजार जाते हैं। अच्छा, माँ तो मुझे अभी भी घर आने से मना कर रही थी, पर मैंने ही उनसे ज़िद की, तो इसलिए वो मुझे वापस ले आई। आखिर मैं कब तक रहती नाना नानी के घर। कितने वर्ष हो गए मुझे यहाँ वापस आए हुए, तुम सबसे मिले हुए, अपने घर वापस आए हुए। भैया को भी देखे हुए कितना वक्त बीत गया। चंद्रलेखा का बड़ा भाई, वो भी उसके पिता के साथ काम करने में समय व्यतीत करता था और उनके साथ ही उनका एक और सेवक, जो कि काफ़ी उम्र दराज था, जिसका नाम शेर सिंह था, वो भी उनके साथ गांव-गांव घूमकर उनकी काम में मदद किया करता था। शेर सिंह के अपने परिवार में कुछ खास लोग नहीं थे, इसलिए वो अक्सर शाम का खाना साहूकार जी के यहाँ ही खाया करता था। चंद्रलेखा वापस आ गई। उसके वापस आने के बाद ये पहला दिन था उसका घर में। सुबह से लेकर शाम तक उसने माँ से गांव के लोगों के बारे में बहुत सारी बातें पूछी और माँ का गांव में हाथ भी बटाया। शाम के वक्त जब वो अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे अचानक कहीं से एक बहुत सुरीला बांसुरी का स्वर आता हुआ सुनाई दिया। वो खिड़की के और करीब जाकर उसे सुनने लगी। बेहद मीठी बांसुरी बजा रहा था कोई, बिल्कुल मंत्र मुक्त कर देने वाली धुन। चंद्रलेखा न जाने कब तक खिड़की के पास खड़ी होकर उस धुन को सुनती रही। उस धुन के बंद हो जाने के बाद भी काफ़ी देर तक उस बांसुरी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती ही रही। उसे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी मीठी बांसुरी कौन बजाता होगा इस गांव में। वो कमरे में बैठी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक उसकी माँ ने उसे पुकारा। लेखा, देख तेरे बाबा और शेठ जी आ गए हैं, जरा उनका खाना लगा दे बेटा। आई माँ, कहकर चंद्रलेखा वापस नीचे आ गई अपने बाबा और शेर सिंह को खाना खिलाने। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम को लगभग उसी वक्त
फिर से एक बेहद सुरीली बांसुरी की आवाज़ आई और इस बार भी चंद्रलेखा मंत्रमुग्ध सी होती हुई उस बांसुरी की आवाज़ को सुनती रह गई। उसे पता नहीं था कि वो कितने वक्त तक उस खिड़की के सामने ही खड़ी रही। उस बांसुरी की आवाज़ को बंद हो जाने के काफ़ी देर बाद तक उसकी माँ की आवाज़ से एक बार फिर उसकी तंद्रा टूटी। लेखा, शेर सिंह का खाना लगा दे। आई माँ। उस रोज शेर सिंह अकेले ही आए थे। अक्सर ऐसा ही होता था क्योंकि शेर सिंह उम्र दराज थे, इसलिए चंद्रलेखा के पिता उन्हें जल्दी खाने पर भेज दिया करते थे और वो खुद कुछ देर से आते थे। लेखा ने जल्दी उनका खाना लगा दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। अगले रोज़ भी वही बात हुई और उसके अगले रोज़ भी। हर रोज़ उसी वक्त ना जाने कौन इतनी मीठी आवाज़ में बांसुरी बजाया करता था और लेखा पूरे मन से उसकी बांसुरी को सुना करती थी। वो ही अकेले नहीं थी जिसे गांव में उस बांसुरी की आवाज़ पसंद थी। बहुत से लोग थे जिन्हें वो सुरीली आवाज़ बेहद पसंद थी। हाँ, पर अधिकतर लोगों को ये नहीं पता था कि इतनी सुरीली बांसुरी बजाता कौन है। लेखा सोचने लगी, आखिर कौन होगा जो इतनी मधुर बांसुरी बजाता होगा, कैसा दिखता होगा। अगर मैं उससे मिलना चाहूँ भी तो कैसे मिलूँ। गांव में तो किसी को भी नहीं पता कि बांसुरी वाला कौन है। आखिर कैसे मिलूँ मैं उसे। अब तो लेखा अक्सर उसी बांसुरी वालों के ख्याल में खोई रहती थी। उस बांसुरी की धुन हमेशा उसके मन में गूंजती रहती थी। हर शाम वो बेसब्री से इंतज़ार करती थी कि कब बांसुरी की आवाज़ आए और अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हो जाया करती थी। बांसुरी की धुन बंद होने के काफ़ी देर बाद तक वो अपनी खिड़की के पास ही खड़ी रहती थी, जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। हमेशा उस खिड़की से बाहर झांकती हुई, अपने ख्यालों में खोई हुई। ऐसे में जब उसकी माँ उसको आवाज़ देती थी, लेखा, शेर सिंह का खाना लगा दे, तो उसे बेहद चिढ़ महसूस होती थी। वो सोचती थी कि आखिर शेर सिंह अपने घर पर खुद क्यों नहीं खाना खा लेते। जब देखो मैं बांसुरी वाले की आवाज़ में जब भी खोने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई मेरा ध्यान खराब ही कर देता है। मैं बांसुरी वाले की आवाज़ में जब भी खोने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई मेरा ध्यान खराब ही कर देता है। चंद्रलेखा को अब तो बहुत उत्सुकता होने लगी कि आखिर बांसुरी वाला कौन है और वो कैसा दिखता है। एक रोज़ वो अपनी सहेली रूपमती से मिलने गई। रूप, हाँ लेखा, तो कितने दिन बाद आई। बैठना। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मुझे तुझसे एक काम करवाना है। कैसा काम? पहले वादा कर कि तू मेरा काम कर देगी। पहले बता, तेरा काम क्या है? देख, अब इस गांव में तू ही मेरी एक सबसे प्रिय सहेली बची है, जिससे मैं अपने मन की सब बात कह सकती हूँ। रूपमती, क्या तुझे पता है हमारे गांव में जो हर शाम वो बांसुरी की आवाज़ आती है, वो बांसुरी कौन बजाता है? हाँ, सुनी तो है मैंने भी बांसुरी की आवाज़, पर मुझे नहीं पता कि कौन बजाता है। फिर तुझे क्यों इतनी उत्सुकता हो गई है उसका नाम जानने की? बस ऐसे ही। अच्छा, क्या तू मेरे लिए पता लगा सकती है कि कौन हो सकता है वो बांसुरी वाला? पता लगा सकती हूँ, पर कैसे पता लगाऊं? देख, तू तो बाजार जाती है ना। मैं तो कितने साल हो गए अब आई हूँ अपने घर। मैं तो बाजार का रास्ता भी भूल चुकी हूँ और माँ बाप वो मुझे घर से ज़्यादा निकलने नहीं देते। तो तू जाकर पता लगा ना किसी तरह से। देख, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो नहीं जाने वाली बाज़ार, और वैसे भी शाम के वक्त मैं बाज़ार वैसे भी नहीं जाती, मुझे घर पे डांट पड़ जाएगी। देख, तू अपनी सहेली के लिए इतना तो कर ही सकती है रूप। आखिर बहुत मान मनौवल के बाद रूपमती मान गई
और बड़े ही बेमन से शाम के वक्त बाजार की तरफ निकल गई। अब आखिर रूपमती भी परेशान कि वो आखिर बांसुरी वाले को ढूंढे कहाँ। वो काफ़ी देर तक इधर उधर भटकती रही। बाजार के इस छोर से उस छोर तक हर जगह दिखाई। वो वापस घर आने को ही थी कि तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया जिसकी उम्र लगभग उसी के बराबर थी। उसने अपने कंधे पर एक लकड़ी का सांचा लिया हुआ था जिस पे उसने ढेर सारी बांस की बांसुरियां बांध रखी थी और एक बांसुरी उसके हाथ में थी। चेहरे से गोरा चिट्टा और आकर्षक मालूम होता था। रूपमती उसके पास तेज कदमों से चलती हुई गई और फिर कुछ चिढ़ते हुए उसने पूछा, तुम ही हो बांसुरी वाले जो शाम को बांसुरी बजाते हो? वो लड़का इस अचानक हुए प्रश्न से कुछ अचकजा गया और फिर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ मैं ही हूँ बांसुरी वाला, क्यों? बोली, कुछ नहीं। और कुछ इस तरह चिढ़कर वापस चली गई चंद्रलेखा के घर। देख लेखा, पूरा गांव छानने के बाद वो बांसुरी वाला आखिर मुझे मिल गया। अच्छा, कैसा दिखता है? देखने में तो ठीक ठाक है। और उसकी उम्र क्या है? हमारे जैसी ही है। और कुछ बता ना, उसका नाम तो मुझे नहीं जानती, मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की। देख, तूने कहा था कि मैं उसे ढूंढ लूँ, मैंने ढूंढ लिया, अब मैं जा रही हूँ बस। अरे सुन तो। चंद्रलेखा ने उसे रोकने की कोशिश की पर रूपमती वापस चली गई। अब तो चंद्रलेखा की व्यग्रता और बढ़ रही थी। वो बांसुरी वाले से खुद मिलना चाहती थी। हर शाम की तरह आज शाम भी उसी वक्त बांसुरी की मधुर तान सुनाई पड़ी और चंद्रलेखा मंत्रमुग्ध सी होकर उसे सुनती रही। मन ही मन उसे महसूस हुआ जैसे कि वो राधा है और बांसुरी वाला कृष्ण। वो उसके धुन पर नृत्य कर रही है और वो मधुर बांसुरी बजाया जा रहा है। चंद्रलेखा अपने ख्यालों में डूबी रही। आज भी उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई पर वो अपने ख्यालों में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। और वो शेरसी का खाना लगाने नहीं उठी। मजबूरी ने उसकी माँ ने ही शेरसी को खाना दिया। रात बीती, अगले दिन सुबह हुई। चंद्रलेखा ने मन बना लिया था कि वो 1-2 दिन में खुद ही बाजार जाकर किसी न किसी तरह बांसुरी वाले से मिलकर रहेगी। वो खिड़की पर बैठी अपनी योजनाएं बना रही थी। वक्त बीता, शाम हुई और अंधेरा गहराता गया। चंद्रलेखा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी बांसुरी वाले की धुन का, पर आज कोई बांसुरी नहीं बजी। हर रोज़ की तरह कोई उस गांव के सन्नाटे को तोड़ने नहीं आया। कोई खूबसूरत सी धुन, कोई मधुर आवाज़ किसी गांव वाले ने नहीं सुनी। आखिर कहाँ चला गया बांसुरी वाला? चंद्रलेखा का मन इसी व्यग्रता में उलझा रहा। उस शाम शेरसी भी खाना खाने नहीं आया। रात के वक्त चंद्रलेखा के पिता और उसका भाई खाने पर वापस आए। चंद्रलेखा की माँ उन दोनों के लिए खाना लगाने लगी। चंद्रलेखा की माँ से उसके पिताजी बात करने लगे। चंद्रलेखा भी अपनी माँ के साथ ही उसका हाथ बटा रही थी। हाँ, बहुत बुरा हुआ। रूपमती की माँ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ जी, ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हें पता नहीं, हमारा शेरसी, आज शेरसी की मौत हो गई। क्या कह रहे हैं? हाँ,
पता नहीं उसके बिना काम में मन कैसे लगेगा। वो रहता था तो वक्त कैसे बीत जाता था कुछ मालूम ही नहीं चलता था। कितनी मधुर बांसुरी बजाया करता था वो। उसके जैसा बांसुरी वादक तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं सुना। हमारे पूरे गांव में उस जैसा कोई और नहीं होगा। हमारे गांव में क्या, हमारे आसपास के गांवों में भी कोई उस जैसा नहीं होगा। बांसुरी बजाते थे? हाँ चंद्रलेखा, शेरसी हर शाम को बांसुरी बजाया करते थे। हर शाम मतलब हर रोज शाम के वक्त जो बांसुरी की आवाज आती थी वो शेरसी बजाते थे। हाँ पगली, तुझे पता नहीं था? मतलब कि शेरसी ही बांसुरी वाले थे। हाँ, तुझे पता नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता था। ये सुनकर चंद्रलेखा को खुद पर गुस्सा भी आया और लज्जा भी आई। पर सच्चाई तो सच्चाई थी। शेरसी ही गांव के बांसुरी वाले थे, जिनके बारे में गांव के अधिकतर लोगों को पता नहीं था। पर हाँ, उनकी बांसुरी की धुन सभी गांव वाले अच्छे से पहचानते थे और बड़े ही गौर से सुनते भी थे। इस बात का पता केवल चंद्रलेखा के पिता को और उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों को ही था कि शेरसी ही गांव का बांसुरी वाला है। शाम के वक्त वो जंगलों में जाकर खूब देर तक मीठी मीठी बांसुरी बजाया करता था। पर अब कोई इस गांव में बांसुरी बजाने नहीं आएगा। गांव का बांसुरी वाला जा चुका था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय करीमा कुशवाहा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।